हाँ तो बच्चों हम लोग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने बोर्ड पे लिखे हैं और जो कठिन वर्ड मीनिंग आपको नज़र आता है इस चैप्टर में वो लगभग सबको हम उसको लिख के और डायरी में नोट करेंगे। उसका मीनिंग डिक्शनरी से खोज के खुद भी लिखने का प्रयास करेंगे। तो दूसरी जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है हिस्ट्री का वो है क्वाइंस एंड सील्स फाउंड एट एक्सकवेशन साइट्स। खुदाई स्थल से जहां जमीन में खुदाई की गई ऐतिहासिक चीज़ों को खोजने के लिए वहां से क्वाइंस मतलब सिक्का मुद्रा और सील्स का मतलब होता है मोहर स्टाम्प। जैसे स्कूल का स्टाम्प आप देखते हैं वही सील्स होता है मोहर। ये प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल या लोगों के बारे में, उस समय के लोगों के जीवन के बारे में हमें सूचनाएं देता है। इससे सूचनाएं कौन कौन सी मिलती हैं? इम्पोर्टेंट पीपुल लाइक किंग्स एंड रूलर्स, राजा, शासक, महत्वपूर्ण व्यक्ति, इनके बारे में सूचनाएं हमें मिलती हैं। सम ऑफ देम शो पिक्चर ऑफ गॉड्स, कुछ मोहरों पर या कुछ सिक्कों पर देवी देवताओं की तस्वीरें भी बनी हैं। उन तस्वीरों से हमें ये पता चलता है कि उनका धार्मिक विश्वास क्या था, रिलीजियस फेथ क्या था, उनके रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास के बारे में हमें पता चलता है। इतिहास में जो लिखा गया है कि किस काल के या किस राजा का कौन सा धर्म था, ये उस राजा के समय के क्वाइंस, सिक्का, मुद्रा और मोहर जो मिली हैं उनके द्वारा हमें पता चलता है। आप अपने किताब में H5 पेज नंबर में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय का एक सील, एक मोहर दिखाई पड़ता है जिस पर ये बैल का चित्र बना हुआ है और बैल को जो है हिंदू धर्म के मान्यताओं में पवित्र पशु के रूप में उसकी मान्यता है। इसलिए इस मोहर से ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो हिंदू धर्म को ही मानते थे, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति ही उनकी आस्था थी। इसके अलावा सील का उपयोग खरीदारी के लिए भी किया जाता था। जैसे लिखा है इसमें पेज नंबर 6 में आप देखिए, द राइटिंग्स ऑन द क्वाइंस एंड सील्स टेल अस अबाउट द लैंग्वेज दैट दीज पीपल यूज्ड। मोहरों पर और सिक्कों पर जो भाषा लिखी हुई है उस भाषा से ये पता चलता है कि उस समय के लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे। एक सील मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता की एक मोहर आपकी किताब में सामने है, उसको आप देखेंगे और उसके पीछे इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक मोहर है। उसके बाद अगला जो सोर्स है वह है मॉन्यूमेंट्स, हिंदी में जिसको स्मारक कहते हैं, वर्ड मीनिंग लिख भी दिए हैं हम। स्मारक, वन मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंशिएंट पीरियड। प्राचीन काल के में बने स्मारक, स्मारक कहते हैं पुरानी बिल्डिंग को, पुरानी कोई घर, मंदिर या कोई भी चीज़ें जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है। इधर आप बॉक्स में देखिए लिखा है व्हाट इज ए मॉन्यूमेंट। ए मॉन्यूमेंट इज यूजुअली ए लार्ज स्ट्रक्चर व्हिच इज एसोसिएटेड विथ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, इवेंट और एक्टिविटी। एक बहुत बड़ी बनावट संरचना होती है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, घटना या किसी गतिविधि से जुड़ी होती है। मॉन्यूमेंट्स वेयर बिल्ट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ए सर्टेन पर्सन और इवेंट। किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित घटना के यादगार में या सम्मान में स्मारक बनवाए गए थे। सम मॉन्यूमेंट्स आर ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, कुछ स्मारक जो हैं वो धार्मिक महत्व के हैं। सर्टेन मॉन्यूमेंट्स आर ऑल्सो फेमस फॉर द ब्यूटीफुल और यूनिक मैनर इन व्हिच दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। कुछ ऐसे स्मारक हैं जो इतने अनूठे ढंग से, सुंदर तरीके से बनाए गए हैं
कि उनकी कलाकृति, उनके बनाने का तरीका, वास्तुकला, ये सब ऐसा अजूबा देखने में हमें लगता है कि आज से हजारों साल पहले भी किस तरह की कलाकृति लोगों के ज्ञान में थी, किस तरह की कला के बारे में उनको ज्ञान था, नॉलेज था, ये प्राचीन काल के मॉन्यूमेंट्स को देख के, स्मारक को देख के हमें पता चलता है। तो इतिहास का इन्फॉर्मेशन, इतिहास की सूचना देने का या इतिहास में लिखी चीज़ों का जो स्रोत है, जहाँ जिसके माध्यम से या जिसके आधार पर इतिहास की कहानियाँ या इतिहास की घटनाओं को लिखा गया है, उसमें मॉन्यूमेंट्स एक महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। अगला है आपका हाउसेस, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट, सिटीज, पुराने घर, पुरानी इमारतें, स्मारक, पुराने शहर, उसमें जो संरचनाएं बनी हुई है। Different groups of people through the ages have had different ways of constructing their house, buildings and cities. कहता है कि हर युग में, जितना भी प्राचीन काल से लेके आज तक एक ही तरह का नगर या एक ही तरह का घर या स्मारक नहीं बनाया गया। अलग अलग समय में अलग अलग जगह के लोगों ने अपने अपने ज्ञान, पसंद या उनका अपना जो धार्मिक विश्वास था उसके आधार पर स्मारक बनाए गए। तो अलग अलग युगों में, जैसे जो प्राचीन काल के बने हुए स्मारक हैं, या जो मुस्लिम शासन काल के बने हुए स्मारक हैं, या जो ब्रिटिश काल के बने हुए स्मारक हैं, ये सब एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। इससे ये पता चलता है कि हर युग में जो बिल्डिंग्स बनी, जो घर बनाए गए या जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए या शहरों को जिस तरीके से बसाया गया, उन सब का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। उसका उदाहरण आपको द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट मोहनजोदारो शो दैट टाउन प्लानिंग वाज एक्सीलेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो एक शहर का नाम था। उस शहर में जो नगर योजना, नगर टाउन प्लानिंग, वहाँ का नगर निर्माण योजना जो है वह बहुत ही एक्सीलेंट था, महत्वपूर्ण था। वहाँ जो जमीन के नीचे जो एक बसा हुआ नगर का अवशेष मिला है, वह यह दिखाता है कि आज से 5000 साल पहले भी लोग किस तरीके से सभ्यता का निर्माण हुआ था, और जो लोग जो टाउन प्लानिंग जो है, नगर बसाने की जो योजना है, वह बहुत ही यूनिक है। हाउसेस, वहाँ की घरें, हाउसेस वेयर बिल्ट अलोंग वेल लेड रोड्स, वहाँ जो घर बनाई गई थी उसके चारों तरफ सड़कें बनाई गई थी। द रूम्स ऑफ द हाउसेस वेयर बिल्ट अराउंड द कंट्री यार्ड, जो घर के कमरे थे उनके चारों तरफ बरामदा होता था और उसके बीच में घर के कमरे होते थे। ईच हाउसेस वाज कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन, प्रत्येक घर से पानी निकलने के लिए एक नाली थी, नाला, ड्रेन, और जो शहर के मुख्य ड्रेन से जुड़ा हुआ रहता था, कनेक्टेड होता था। जो घरें थी वे मड ब्रिक्स, ईंट के, जो मिट्टी से बने हुए ईंट, मड ब्रिक्स जिसको कहते हैं, उससे बने हुए घर हैं। लेकिन ये ब्रिक्स जो थे, ये जो ईंटें थी, वह इतनी अच्छी तरीके बनाई गई थी, अच्छे तरीके से, कि आज हजारों साल बाद भी उन ईंटों को जब आप देखेंगे तो आपको देखने से लगेगा कि यह आज भी नया ही है, कुछ ही दिन पहले का बना हुआ है। यह इस बात का सबूत है, यह इस बात को दिखाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास एक नगर, एक समुचित, एक सुंदर और एक समृद्ध नगर बसाने की योजना भी थी, उनके पास ज्ञान भी था, ईंट बनाने का भी कला उन लोगों के पास था, तभी उन लोगों ने ऐसे ब्रिक्स बनाए हैं। अगला जो सोर्स है वह है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का हिंदी होता है पांडुलिपि। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आप बुक में जो है वर्ड्स मीनिंग इसका खोजेंगे, इसका हिंदी होता है पांडुलिपि। इधर आप देखिए बॉक्स में भी लिखा है कि इन लैटिन द टर्म मैनस मीन्स हैंड। लैटिन भाषा में मैनस शब्द का अर्थ होता है हाथ, यानी हाथ से लिखी हुई जो चीजें हैं। जिस समय
प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, छापाखाना के बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे, उस समय लिखने का काम हाथ से ही होता था और उस समय कागज भी नहीं था। कागज के बदले भोजपत्र पे लिखे जाते थे। वही इसमें लिखा है मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन आर्कियोलॉजी द टर्म मैन्यूस्क्रिप्ट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज हैंड रिटन। हाथ से लिखी हुई जो उस समय की पुस्तकें हैं या कोई कागज पर लिखी गई है, वह महत्वपूर्ण जानकारी इतिहास का हमें प्रदान करता है। बिफोर पेपर वाज इन्वेंटेड पीपुल यूज टू राइट ऑन मटेरियल्स मेड फ्रॉम द लीफ और बार्क ऑफ ट्रीज। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग पेड़ के पत्तों या पेड़ की छाल पे लिखते थे। सम पीपुल रोट डाउन इंफॉर्मेशन ऑन पेपरियस व्हिच इज ए पेपर लाइक मटेरियल मेड फ्रॉम पेपरियस प्लांट। वही जो भोजपत्र हम कहे हैं, कुछ पांडुलिपियां, एक ऐसा जंगल में वृक्ष होता है जिसके पत्ते लगभग कागज की तरह ही होते हैं और प्राचीन काल में लोग उसी पर लिखने का काम करते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मेड फ्रॉम ट्रेड पाम लीफ हैव आल्सो बीन फाउंड। तार के पत्ते पर लिखे हुए भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाए गए हैं, पांडुलिपियां पाई गई है। जब पेपर का खोज हो गया, आफ्टर पेपर वाज इन्वेंटेड, मैन्यूस्क्रिप्ट केम टू बी इन अवेलेबल द फॉर्म ऑफ पेपर स्क्रॉल्स एंड बुक्स। और बाद की जो पांडुलिपियां लिखी गई हैं, जो कागज का आविष्कार होने के बाद की है, वह कागजों पर लिखी गई हैं। इन मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन, सूचनाएं मिलती हैं, जैसे वार्स, युद्ध के संबंध में, रूलर्स, शासकों के संबंध में, एंड लाइफ इन द कोर्ट्स ऑफ किंग्स, राजाओं के राज दरबार के जीवन के संबंध में, और कुछ दवाइयों के संबंध में, मेडिसिन, साइंस और रिलीजन से रिलेटेड जानकारियां भी हमें इन मैन्यूस्क्रिप्ट से, पांडुलिपियों से मिलती है। अगला जो सोर्स है इंस्क्रिप्शंस। बोर्ड पे भी हमने लिखा है, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख। जो पत्थरों पर या किसी मेटल पर लिखी गई जो चीजें होती हैं, उनको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। अभी आपने देखा कि भोजपत्र पे या कागज की तरह और दूसरे वृक्षों के पत्ते और छाल पे जो लिखे जाते थे, उनको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। लेकिन पत्थर पे, दीवारों पे, कोई मेटल पे, धातु पे जो चीजें लिखी गई मिली हैं, उन्हें हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। राइटिंग्स और सिंबल्स दैट हैज बीन carved on cave walls, rocks, stone slabs, seals और metal surface are known as inscriptions। अभी हमने यही बताया कि जो लिखावट या प्रतीक, सिंबल, वे गुफा के दीवारों पर, चट्टानों पर, पत्थरों के स्लैब पर जो सील्स बनाए गए हैं, मुहर या मेटल्स के सरफेस पर, जो धातु पत्र पर जो लिखे गए हैं, उनको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। सिंस दे हैव बीन carved on hard surface, inscription are not easily destroyed and last for centuries। चूंकि ये कागज पे लिखे गए नहीं थे या भोजपत्र पे लिखे गए नहीं थे, ये कठोर सतह पर लिखे गए थे, दीवार पर या मेटल पर, इसलिए ये लंबे समय के बाद भी डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं हुए हैं, शताब्दियों तक ये उपलब्ध हैं। ये हमें उस समय के राजाओं के बारे में और उनके जीवन के बारे में जानकारी देता है। प्राचीन काल के जो राजा थे, उन्होंने खुद भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे और उन इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हमें उस राजा के विजय के बारे में, उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कौन कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध ये वो लड़ा, ये सारी चीजें हमें अभिलेख के माध्यम से इतिहास के बातों की जानकारी मिलती है। लिखता है कि सम इंस्क्रिप्शन कॉन्टेन्स एडिक्ट व्हिच आर इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स अनाउंस्ड और कमांड्स यूजुअली फ्रॉम ए किंग और रूलर। वही राजा या शासक के आदेश पे अभिलेख लिखे जाते थे। सम्राट अशोक, जो हमारे देश का एक महान शासक था, मौर्य डायनेस्टी का, उसने कलिंग युद्ध के बाद जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और उसका जो विचार बदल गया था, बिल्कुल वह युद्ध लड़ने वाले शासक के बदले धर्म प्रचार करने वाला शासक बन गया। उसके जीवन में आए परिवर्तन को
जिसको अशोक ने अपने धर्म का नाम धम्मा कहा था, उस धम्मा के बारे में भी डिटेल इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक का लिखा हुआ अभिलेख, अशोक स्तंभ, ये सब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, चित्र और जो कलाकृतियां बनी हैं प्राचीन काल में, जो चित्र बनाए गए हैं, वे भी इतिहास के सूचना के सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। दीज आर फाउंड ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ केव्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ये स्मारकों या गुफाओं के छतों पर या दीवारों पर ये पाई जाती हैं, जिसमें एनिमल्स, पीपुल, गॉड्स, नेचर एंड मेनी अदर थिंग्स, इन चित्रों में जानवरों के, मनुष्यों के, देवी देवताओं के, प्रकृति के, इन सभी चीज़ों को लिखा गया है। उसके बाद है ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास। कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हम अपने पूर्वजों से सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका कोई लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलता है। जैसे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पास्ट दैट हैज नॉट बीन रिटन डाउन इज कॉल्ड ओरल हिस्ट्री। ऐसी कहानियाँ, ऐसी सूचनाएं जो लिखित नहीं है बल्कि मौखिक से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। हम अपने पिता से जो बातें सुनते हैं, हमारे पिताजी अपने पिताजी से सुने होंगे, हम अपने बच्चों को बताएंगे, वो फिर अपने बच्चों को बताएंगे। तो इस तरीके से प्राचीन काल से जनरेशन वाइज जो एक परिवार का एक सदस्य अगले जनरेशन को जो बताता है, जो कहानियाँ और जो घटनाएं, उसको हम ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास कहते हैं। This information has been passed on from one generation to another by word of mouth. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये पहुंचता है मुंह से कहे गए शब्दों के माध्यम से। जैसे वही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, योर ग्रैंड पेरेंट्स मे टेल यू समथिंग अबाउट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, यू मे टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रेन। इन दिस वे इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इज पास्ड ऑन थ्रू मेनी जनरेशन। और इस तरह इतिहास की बहुत सारी घटनाएं और इवेंट्स जो हैं, जिसको हम दादी अम्मा की कहानियाँ के रूप में जानते हैं, बहुत सारे महापुरुषों की कहानियाँ, बहुत सारे देवी देवताओं की कहानियाँ कहानी के रूप में लोगों के बीच प्रचलित है, और लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको पास करते हैं। और यह भी इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत होता है, जिसमें फोक सॉन्ग्स, लोकगीत, फोक टेल्स, लोक कहानियाँ, वही जो जिसको हम बताएं कि प्राचीन काल में लोग अपने बूढ़े बूढ़ियों से, दादी अम्मा से जो कहानियाँ सुनते थे, वही फोक टेल्स कहा जाता है। ये सब भी प्राचीन काल के इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं। लैंग्वेजेज ऑफ द पास्ट, प्राचीन काल की भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं? तो अभी तक के इतिहास की खोज में जिन 3 भाषाओं को सबसे प्राचीन भाषा माना गया है, वे प्राचीन एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेस, प्राचीन भारतीय भाषाएं। ये वर्ड मीनिंग आप अपने डायरी में नोट कर लेंगे। एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेस, प्राचीन भारतीय भाषाएं। इनमें 3 भाषाएं हैं, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। ये हमारे देश की, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 सबसे प्राचीन भाषाएं हैं, जो प्राचीन काल से भारत के लोग इन भाषाओं को बोलते थे, या इन्हीं भाषाओं में प्राचीन धर्म ग्रंथ भी लिखे गए हैं। We know this because many of the ancient Indian inscription and manuscripts that have been found of archaeologists have information written in this language. प्राचीन काल में जितने भी जो हमारे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, या जो पुस्तकें लिखी गई हैं, या जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपियां हैं, स्मारक हैं, उन सभी स्मारकों और पांडुलिपियों पर इन्हीं 3 भाषाओं में, संस्कृत, प्राकृत और तमिल, ये 3 भाषाओं में लिखी गई है। अब जैसे हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज को हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उसी तरह प्राकृत लैंग्वेज जो है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ।
उसी तरह प्राकृत लैंग्वेज की जो लिपि है वह ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहा गया है, ब्राह्मी लिपि में। तो प्राकृत लैंग्वेज भाषा हुआ प्राकृत और उसका स्क्रिप्ट लिपि, जिस तरीके से हम किसी चीज़ को लिखते हैं उसी को हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो वह जो जैसे हिंदी का स्क्रिप्ट देवनागरी है, उसी तरह प्राकृत लैंग्वेज जो है वह ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेज के बारे में बताया गया है, जो हमें इतिहास के प्राचीन स्रोत से इसका ज्ञान होता है। अगला जो इसमें टॉपिक्स है डेटिंग सिस्टम, तिथियों की जानकारी। इतिहास में तारीखों का बहुत महत्व है, तो उसकी जानकारी आप इतिहास की किताब में 2 वर्ड देखते होंगे लिखा हुआ, AD एंड BC। ये लगातार आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में किसी भी समय या पीरियड को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा गया रहता है। अब AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। What is the purpose of these observation? The full form of AD is Anno Domini. Anno Domini is a Latin word which means in the year of our Lord. हमारे ईश्वर का साल। लैटिन भाषा में इसका मतलब है कि वह वर्ष जब ईश्वर धरती पर आया था। यह ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड है, और ये जो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जन्म जब हुआ तब से AD शुरू हुआ है, जिसको हम ईस्वी कहते हैं। जैसे अभी 2020 ईस्वी में हम लोग हैं, यानी आज से 2020 साल पहले जीसस क्राइस्ट इस धरती पे आए थे। तो उनके जन्म के समय से AD एनो डोमिनी शुरू हुआ है, और उसी को हम ईस्वी कहते हैं। 1 2 3 करते करते अभी 2020 तक हम पहुंचे हैं। दूसरा वर्ड जो है BC, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। ईसा कोई इतिहास में कोई घटना या कोई राजा जो ईसा मसीह के जन्म से पहले रहा हो, उनके जन्म से जितना साल पहले रहता है उतना BC उसको लिखा जाता है। जैसे 500 BC इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले वह व्यक्ति जन्म लिया था। या जैसे हमारे देश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC में भारत के सम्राट बने थे, यानी ईसा मसीह के जन्म से 320 साल पहले, यानी आज से लगभग 2340 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य, यानी 2020 ये हो गया, और उसमें 320 और जोड़ दीजिए आप, तो इतने साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य इस देश के शासक बने थे। तो AD का मतलब ईस्वी, जैसे अभी 2020 AD में हम लोग हैं, एनो डोमिनी, इसको हम हिंदी में ईस्वी कहते हैं। और BC बिफोर क्राइस्ट, जैसे ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन्हें BC से इंगित किया जाता है, बिफोर क्राइस्ट से। वही है एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। लास्ट जो इसमें टॉपिक्स है ट्रैवल इन द पास्ट, अतीत काल में। जैसे आज हम यात्राएं करते हैं, किस पर्पस से हम यात्रा करते हैं? या तो हम घूमने कहीं जाते हैं, या तो किसी तीर्थ स्थान के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, या तो हम विद्या अध्ययन करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या रोजी रोजगार या नौकरी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो प्राचीन काल में भी ऐसा होता था। उस समय भी लोग अलग अलग कारणों से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और कोई व्यक्ति जहाँ जाता था वहाँ के बारे में लिखता था, या कुछ वहाँ की सूचनाएं इकट्ठा करके अपने पुस्तक के रूप में या कहानी के रूप में उसको जो लिखता था, उसके द्वारा भी हमें इतिहास की घटनाओं की जानकारी मिलती है। जैसे वी हैव ऑल ट्रेवल्ड व्हेन गो आउट ऑफ टाउन, इसमें आप सेकेंड पैराग्राफ देखिए, उसमें लिखा है H8 पेज नंबर, पीपुल इन द पास्ट ऑल्सो ट्रेवल्ड, अर्ली मैन ऑफन ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। जैसे आज हम
जीविका की तलाश में जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पैसा कमाने के तलाश में, तो प्राचीन काल में लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। Moreover, when their homes were struck by natural calamities like floods, homes were and droughts, they were forced to move to new areas. खासकर जब लोगों का घर प्राकृतिक आपदा से या प्राकृतिक जैसे बाढ़ हुआ, आंधी तूफान, सूखा, सुनामी, इस तरह भूकंप, इस तरह के प्राकृतिक आपदा से यदि लोगों का घर डिस्ट्रॉय हो जाता था, नष्ट हो जाता था, तो ऐसी स्थिति में लोग दूसरे क्षेत्रों में चले जाते थे। पीपुल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फॉर अदर रीजन एज वेल, दूसरे कारणों से भी लोग जाते थे। ट्रेडर्स ट्रैवलर टू सेल देयर गुड्स, व्यापारी जो है अपना सामान को बेचने के लिए यात्राएं करते थे। रिलीजियस लीडर ट्रैवल टू पर्च अबाउट देयर रिलीजन, धार्मिक नेता अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह की यात्राएं करते थे। और राजा और शासक जो है एक देश से दूसरे देश की यात्रा वहाँ के देशों को जीतने के लिए करते थे। तो आज भी हम आज जो है टुडे वी कैन चूज टू ट्रेवल बाय बस, कार, ट्रेन और एरोप्लेन। आज हम बस, कार, ट्रेन या हवाई जहाज से हम यात्रा करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ये सभी साधन, कोई साधन जब उपलब्ध नहीं थे तो लोग या तो ऑन फुट पैदल आते जाते थे या जानवरों के माध्यम से अपनी यात्राएं करते थे, या पानी में चलने वाले जहाज, शिप के द्वारा और बड़े बड़े नाव के द्वारा बड़े बड़े समुद्रों को पार करते थे। दिन रात वे लोग चलते थे। उस समय जो है कहीं ठहरने के लिए होटल या कोई नाइट शेल्टर नहीं था, तो जहाँ भी रात हो जाती थी लोग वहीं रुक जाते थे और फिर अगले दिन उसकी यात्रा शुरू करते थे। तो इतिहास में हर देश के यात्री एक देश से दूसरे देश में आए हैं, गए हैं। उन लोगों ने भी अपने विवरण, डिस्क्रिप्शन लिखा है, जिससे उस समय के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। इंडिया, हमारे देश का नाम भारत है। यह इंडिया जो है इंडस नदी के नाम पे इस देश का नाम इंडिया रखा गया है। प्राचीन काल में some of the Greek and Iranian people referred to the river Indus as Indos। ग्रीक और ईरान के जो लोग थे वे सिंधु नदी को इंडोस कहते थे, और उसके आसपास के क्षेत्र को उन लोगों ने इंडिया कहना शुरू किया। धीरे धीरे आज जो हमारा पूरा देश है वह इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो भारत का नाम जिस नदी के नाम पे लिखा गया है वह है इंडस रिवर। अब आपके इस चैप्टर के पेज H9 में जो समरी दी हुई है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर H9 नीचे समरी जो दिया हुआ है, इसकी जितनी भी लाइनें हैं वो सारे लाइनों को आप कंठस्थ याद कर लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। पहला है ऊपर, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, स्टडिंग हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस इन ए बेटर वे। वहां से लेके और सबसे नीचे, इंडिया गेट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड इंडोस, इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड भारत। यहाँ तक ये पूरा लाइन बाय लाइन ये समरी याद करके रखेंगे, और जितना भी वर्ड, कठिन वर्ड हमने आपको कहा है, वो सारे कठिन वर्ड कॉपी में लिख के उसका मीनिंग लिख के उसको भी याद करना है। तभी आप अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। फिर इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और ये समरी को लिख के रखेंगे। दैट्स ऑल। ये फर्स्ट चैप्टर 2 पार्ट में है, दोनों खत्म।